हम सॉल्यूशन ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर फाइंड कर रहे थे लास्ट टाइम, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो बैरियर है उसकी विड्थ जोन सी थी वो 2L थी और उसकी हाइट जो थी वो वी नॉट थी। ये जो यहाँ पे वी नॉट लिखा हुआ है। और हमने देखा था कि इनसाइड द वेल जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं वो साइनोसॉइडल होते हैं। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है और ये साइन वेव मैंने ग्राफिकल बनाई है, लेकिन आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो इनसाइड वेल साइनोसॉइडल बिहेवियर है और अंडर द बैरियर जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके है। तो यही इक्वेशन लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आप देख सकते हैं इनसाइड द वेल ये जो के है वो हमारा वेव नंबर है, जो कि हमारी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ बताता है। और जो आउटसाइड द वेल सॉल्यूशन है उसमें कापा जो है वो हमारा डिके कांस्टेंट है, जो बताता है कि वेव फंक्शन डिस्टेंस के साथ कितनी क्विकली डिके करता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे वेव फंक्शन बैरियर से के ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करता है वो ज़ीरो को अप्रोच करता जाता है। जो हमारे के ऊपर वेव नंबर के ऊपर कंडीशंस आई थी वो ये इवन पैरिटी के लिए टेंजेंट का फंक्शन था और ऑड पैरिटी के लिए कॉट का एक फंक्शन था। लेकिन के और कापा की वैल्यू क्योंकि ये आपस में रिलेटेड हैं बाउंड्री कंडीशंस की वजह से, तो इन दोनों को मिला के हम एक सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं, जो कि ये यहाँ पे दी हुई है। अब क्योंकि हमारी पहली दो कंडीशंस में के एल आता है, तो इसलिए हम ये सर्कल की इक्वेशन में भी के एल लाने के लिए एल स्क्वायर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट साइड जो हमारी है वो हमारी तीनों कंडीशन जो के ऊपर लगती हैं उनको समराइज कर रही है। हम के की एक्सेप्टेबल वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमें अपनी तीनों कंडीशन से मिलेंगी। तो वो जब ये तीनों फंक्शन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हासिल होंगी। आप ये देखें राइट साइड पे टेंजेंट कॉट टेंजेंट के ग्राफ्स अल्टरनेटिवली प्लॉट किए हैं। नेगेटिव रीजन में हमने प्लॉट नहीं किया क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो नीचे भी इसका मिरर रिफ्लेक्शन टाइप होते हैं। तो लेकिन वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि हमारा सर्कल टेंजेंट और कोट को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो सर्कल की इक्वेशन में जो हमारा रेडियस है उसको हम के नॉट एल कह देते हैं। ये शॉर्ट हैंड के लिए यूज़ किया है। अब ये जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है आपके पोटेंशियल की हाइट पे और उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अ, अगर हम अपने रेडियस को 1 ले लें, तो ये राइट साइड पे जो पिक्चर है टॉप पे ये शो कर रही है कि ये 1 रेडियस का जो सर्कल है वो टेंजेंट को एक पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप एल के की वैल्यू हासिल कर लेंगे। ये सबसे एक एनर्जी के की एक वैल्यू देगा तो एनर्जी की भी एक वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास वेव फंक्शन भी एक ही एग्ज़िस्ट करेगा अगर आपके सर्कल का रेडियस 1 हो। लेकिन अगर आपके सर्कल का रेडियस के नॉट एल जो है वो 4.5 से बड़ा हो, जो कि ये वाला पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कि आपका वेव फंक्शन जो है वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट और कॉट के फंक्शंस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 पॉसिबल के की वैल्यूज़ आएँगी, तो इसका मतलब है 4 ही हमारे पास वेव फंक्शन एग्ज़िस्ट करेंगे। जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड है उसके लिए जो हमारा रेडियस आता है वो रेडियस का स्क्वायर जो आता है वो 23 आता है, तो इसका मतलब है उसके लिए भी 4 स्टेट्स और 4 के की वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपने फाइनाइट पोटेंशियल वेल से हासिल होने वाले रिजल्ट्स को इनफाइनाइट वेल से हासिल होने वाले रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना चाहें, तो हमें अपने वी नॉट को इन्फिनिटी करना होगा। वी नॉट इन्फिनिटी करने का मतलब है कि हमारा जो है सर्कल का रेडियस भी इन्फिनिटी हो रहा है। सर्कल का रेडियस तो इन 2 टर्म्स का स्क्वायर का सम था, तो इसका मतलब है ये दोनों टर्म का भी इन्फिनिटी को अप्रोच करें। इसमें क्योंकि अब हम के को फाइनाइट रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लेते हैं कि कापा एल इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी है। कापा इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब है टेंजेंट जो है जो इन्फिनिटी होता है वो आप देख सकते हैं वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे होता है। और जब हम कॉट का केस देखेंगे तो कापा एल इन्फिनिटी होने का मतलब है कि के एल जो-सा है वो पाई का मल्टीपल है।
तो इन जनरल अगर इस रिलेशन को एक्सप्रेस करें तो हमारे केएल जो है ना वो वैल्यू n पाई बाय 2 को अप्रोच करेगी। अ, तो इसमें से अगर 2 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ k इज़ इक्वल टू विड्थ टाइम n पाई। अगर आप अपने इनफ़ाइनाइट वेल को याद रखें तो उसमें भी हमने इस तरह की कंडीशन हासिल की थी कि एल इज़ इक्वल टू एन पाई हमारे पास आता था, तो ये वही रिलेशन है के टाइम्स विड्थ इज़ इक्वल टू एन पाई। अभी हम करंट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हमारी विड्थ 2L है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये विड्थ की जगह पे यहाँ पे 2L आ जाएगा। लेकिन जो हमने पिछला चैप्टर तो नहीं है, आई थिंक 2 लेक्चर पहले जो रिज़ल्ट्स हासिल किए थे इनफाइनाइट वेल के लिए उसमें हमारी विड्थ एल थी। एन जो था दोनों केसेस में नॉन ज़ीरो पॉज़िटिव इंटीजर्स थे 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो हमारे के की जो वैल्यू इधर से हासिल होती थी वो अ, एन पाई डिवाइडेड बाय विड्थ थी और उस वैल्यू को जब हम एनर्जी के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे रिजल्ट्स जो फाइनाइट वेल के और इनफाइनाइट वेल के मैच करते हैं जब हमारे फाइनाइट का पोटेंशियल इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि अगर हमारे पोटेंशियल वी नॉट फाइनाइट है और फिर क्या होता है? उस केस में हमारा केएल जो-सा है वो एन पाई बाय 2 से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पाई बाय 2 को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, तो हमारा पॉइंट जो-सा है उधर से इतने डिस्टेंस से छोटा है। ये कंसेक्टिवली इसका डिस्टेंस जो-सा है ना वो पाई बाय 2 वाली लाइन से कम होता जा रहा सॉरी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्योंकि k की वैल्यू जो-सी है वो n पाई बाय 2 से कम होती जा रही है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल इस एनर्जी के साथ पाया जाएगा, उसकी भी एनर्जी जो होगी वो जो इनफाइनाइट वेल के केस में एनर्जी आती थी ना, उससे कम होगी। तो ये एनर्जी कम होके जा कहाँ रही है? तो एनर्जी में जो कमी है वो टनलिंग की वजह से आ रही है। टनलिंग का मतलब है कि हमारा कुछ अ, वेव फंक्शन जो-सा है वो बैरियर में पेनिट्रेट कर जाता है। उसकी फिगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये टनलिंग कैसे रिड्यूस करती है हमारी एनर्जी को? आपको याद होगा एनर्जी जो थी वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम थी। इनसाइड द वेल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर ओवर 2m थी और p स्क्वायर को जब हम रिप्लेस करते थे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर से तो वो स्पेस डेरिवेटिव होता था। अब क्योंकि वेव फंक्शन जो-सा है वो पेनिट्रेट कर गया है बैरियर में तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कम हो जाएगा और डेरिवेटिव कम होगा तो इसका मतलब है जो हमारी एनर्जी है उसकी भी वैल्यू कम हो ये राइट साइड पे आपको सारे चारों वेव फंक्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि रेडियस 25 के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं इसमें हमारे बैरियर की हाइट जोन से है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी विड्थ जोन सी है 2 टाइम्स एल है जो कि 10 नैनोमीटर होगी तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन जो कि बाउंड्री ऑफ द पोटेंशियल शो कर रही है वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं होता बल्कि ये कुछ बैरियर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और जैसे जैसे एनर्जी हाई होती जा रही है ये पेनिट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। तो ज़्यादा एनर्जी का मतलब है ज़्यादा पेनिट्रेशन हो रही है और सबसे हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू जो कि 0.4 के करीब है और ये एक्चुअली हमारे पोटेंशियल स्टेप की हाइट के बहुत ही करीब है, तो इसलिए हमारा जो वेव फंक्शन है वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है। और लेफ्ट साइड पे आप वही जो पिछली कंडीशंस हमने हासिल की थी वेव फंक्शन के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, ये उनकी समरी है। वेव फंक्शंस का बिहेवियर वही है जो आपने इनफाइनाइट वेल के लिए देखा था कि हमारे पास इवन ऑड पैरिटी वाले फंक्शन हैं और पहले में जो सा ना हाफ वेवलेंथ का मल्टीप्लाइड बाय 1 है ये हाफ वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड सो ऑन है तो यानी ओवरऑल बिहेवियर इनफाइनाइट वेल में और फाइनाइट वेल में सेम रहता है सिर्फ बाउंड्रीज पे चेंज हो रहा है जो चीज़ हमने शुरू में भी डिस्कस की थी अब हम ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल स्टेप्स को या बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे हैं तो जब कोई पार्टिकल जो है वो एक पोटेंशियल स्टेप को क्रॉस कर जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो ट्रांसमिट हो गया है और अगर वो
बाउंड्री पे या पोटेंशियल स्टेप की बाउंड्री पे वापस आ जाए तो उसको कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो गया है। और क्लासिकली हमें पता है कि ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल की एनर्जी जौन-सी है वो पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी से ज़्यादा हो। और ये आप यूँ भी समझ लें कि आप हमने एक बॉल को फेंका जो एयर से पानी में चला गया, तो ये ट्रांसमिट हो गया है। और रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि एनर्जी जौन-सी है वो पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी से कम होती है। जैसे कि अगर मैंने एक बॉल को वॉल की तरफ फेंका तो वॉल सॉलिड है तो वहाँ से हमारा जो है वो अ, बॉल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जौन-सी है ना वो अम, जब पोटेंशियल स्टेप से गुज़रती है तो अ, उसका मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम चेंज होने की वजह से उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है और यूँ पार्टिकल जो-सा है वो ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ज़रूरी नहीं कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है तो वो पूरा ट्रांसमिट हो जाए। यानी उसमें ये हो सकता है कि सम पार्ट उसका ट्रांसमिट हो और सम पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। क्लासिकली ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर मैं एक बॉल फेंक रही हूँ पानी में तो ये नहीं कि उसका कुछ पार्ट पानी में चला जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेवी नेचर ऑफ अनबाउंड स्टेट्स मेक द स्टेट फील द पोटेंशियल स्टेप यानी जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो फील कर सकती है स्टेट। तो उस डिफरेंस का इफेक्ट जो है उसके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटीज में हमें नजर आ जाता है। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अ, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो आपको पता है साइनोसॉइडल वेव निकलती है जो कि ए का मतलब है राइट साइड पे ट्रैवल करने वाली वेव है और बी कोएफिशिएंट के साथ जो एक्सपोनेंशियल है वो लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करने वाली वेव है। ये रीजन 1 में सॉल्यूशन है तो इसलिए हमने के साथ 1 लगा दिया है। और रीजन 2 में जो सॉल्यूशन होगा उसको हमने साई 2 कह दिया है। साई 2 में जो सी के कोएफिशिएंट वाली वेव है वो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है और डी के कोएफिशिएंट वाली वेव राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रही है। एनर्जी और वेव नंबर जो उनसे हैं वो ये वाले रिलेशंस के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं। अ, अब रीजन 1 में पोटेंशियल V1 है और रीजन 2 में पोटेंशियल हमारा V2 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक स्टेप बना रहा है जो कि V नॉट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल से हासिल किया जा सकता है। अगर हम ये सपोज़ करें कि हमारी कोई भी वेव इस साइड से नहीं आ रही, राइट से लेफ्ट नहीं आ रही तो ये डी वाली टर्म जो-सी है उसको हम 0 रख देते हैं। तो डी के कोएफिशिएंट जो है राइट से लेफ्ट मूव करने वाली वेव का कोएफिशिएंट हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास राइट रीजन में सिर्फ ये वेव रह जाती है। और अगर हमारी एनर्जी जो है वो लेस देन V2 हो तो हमारा K2 इमेजिनरी हो जाता है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो सॉल्यूशन इधर मैंने लिखे हुए हैं ये अनबाउंड स्टेट के लिए। अनबाउंड स्टेट का मतलब है कि इसकी एनर्जी जो-सी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ग्रेटर देन द पोटेंशियल स्टेप है, V2 से ज़्यादा है। पोटेंशियल स्टेप में हायर पोटेंशियल से भी ज़्यादा है। तो फिर ही वो अनबाउंड स्टेट बनाता है। अगर एनर्जी लेस देन V2 होगी तो हमारा K2 इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को फाइनाइट रखें, उसका सॉल्यूशन फाइनाइट रखें तो के एज़ x अप्रोचेस इन्फिनिटी साई 2 शुड बी 0। और यूँ हमारा सी वाला पार्ट भी 0 हो जाता है। इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि हमारी इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी जौन-सी है ना उसको 1 होना चाहिए। इनिशियल इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी को 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है A² इज़ इक्वल टू 1 आता है क्योंकि ये अ, इसी नंबर को इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। और फिर हम देखें कि अगर हमारे पास राइट साइड पे कोई भी वेव नहीं तो इसका मतलब है सारी की सारी वेव जो-सी है रिफ्लेक्टेड है। तो इसका मतलब है बी की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही है, लेकिन वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड या मूविंग इन द अपोज़िट डायरेक्शन होगी। अभी हमने सिर्फ एक पोटेंशियल स्टेप को देखा था, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर अक्सर इस तरह का पोटेंशियल पीरियोडिकली रिपीट होता है। जैसा कि आपको यह हमारा सुपर लैटिस याद होगा जो कि हेटेरोस्ट्रक्चर से मिलके बना था।
और इसमें जो बाउंड्रीज़ थी वहाँ पे आपको पोटेंशियल स्टेप नज़र आ रहा है। तो जिस ये लो पोटेंशियल वाले रीजन को मैं 1 कह सकती हूँ, हाई पोटेंशियल वाले रीजन को 2 कह सकती हूँ। ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। अगर हम डिफरेंट रीजन्स को आई, जे करके कहें तो जेथ रीजन में जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ को हम वीजे कह देते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेव वेक्टर होगा जो या जो वेव नंबर देता है हमारा, उसको हम केजे से डिनोट कर लेते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अम, पोटेंशियल वीजे से ज़्यादा है तो हमारा वेव वेक्टर रियल होगा और अगर एनर्जी जो-सी है वो वेव वेक्टर से कम है तो हमारा वेव वेक्टर जो है वो एक इमेजिनरी नंबर। हाँ, आप ये याद रखें कि ये जो पोटेंशियल या सॉरी पोटेंशियल स्टेप्स बन रहा है या जो पीरियोडिक पोटेंशियल बन रहा है, ये कंडक्शन बैंड के अंदर बन रहा है। तो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, वो पीरियोडिकली जो से हैं एक स्टेप को फेस कर रहे हैं। अब इस पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्पर्शन होती है और डिस्पर्शन रिलेशन जो है ना, उस वजह से इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास ये 2 डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होता है। आपको याद होगा डिस्पर्शन रिलेशन जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान रिलेशन था और ये हमारी एनर्जी की वैल्यू से आता था। एनर्जी को हम एच कट ओमेगा करके लिख सकते हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वो पी स्क्वायर ओवर 2m आती थी। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो अ, हमें डिस्पर्शन रिलेशन मिलता था। अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1/m का फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे 2 डिफरेंट रीजन्स में जो मैसेज होंगे इलेक्ट्रॉन के वो इसके ऊपर हमारा डिस्पर्शन रिलेशन या स्कैटरिंग डिपेंड करेगी। तो केस 1 में हमारे दोनों रीजन्स में इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और केस 2 में हमारे दोनों रीजन्स में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो डिफरेंट है। अब अगर हम वो स्कैटरिंग कंसीडर करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है दोनों रीजन्स में सेम है। ये हमारा रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। ये साई जो-सा रीजन 1 का है, ये वेव फंक्शन रीजन 2 का है। हमारे पास एक ही बाउंड्री है और 2 कंडीशन है, एक साई की कंटिन्यूटी और एक उसके स्पेस डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी है। साई की कंटिन्यूटी जो है बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे हमें ये देगी, बाउंड्री के राइट साइड पे ये और दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशन आ जाती है। जब बाउंड्री कंडीशन को ये वेव फंक्शन के डेरिवेटिव पे अप्लाई करें तो इसमें हमने x नॉट को 0 पुट कर दिया। x नॉट को 0 पुट करने से हमारी ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो 1 हो जाती है। तो साई प्राइम की जो हमारी है बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे ये कंडीशन आती है, बाउंड्री के राइट साइड पे ये कंडीशन आती है और यूँ दोनों को कंबाइन करने से ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। नॉर्मलाइज़ेशन की जब हम कंडीशन लगाते हैं कि इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 ले लें, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 और तो फिर ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में हम 1 पुट करें तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आती हैं 1 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 सॉरी सी एंड 1 माइनस बी इज़ इक्वल टू सी टाइम्स फैक्टर k2 ओवर k1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारी बी वाली टर्म कैंसल हो जाती है और फिर हमारे पास सिर्फ सी बच जाता है इन टर्म्स ऑफ सम फैक्टर्स एंड नंबर्स। वहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो ये आती है। इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके तो आप बी की वैल्यू हासिल कर लेते हैं। तो यूँ हमने अपने ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के जो कोएफ़िशिएंट हैं वो हासिल कर लिए। आपको याद होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो मोमेंटम से रिलेटेड है इस इक्वेशन से। यहाँ से हम हासिल कर लेंगे कि वेलोसिटी इज़ एच कट के ओवर एम और जो वेलोसिटीज़ की रेशो इज़ सेम एज़ रेशो ऑफ वेव नंबर्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग रीजन्स। इसमें हमने ये सपोजिशन की हुई है कि मास इन दीज 2 रीजन्स इज सेम। इन वैल्यूज़ को जब हम अपने कोएफ़िशिएंट सी और बी में पुट करें तो हमारे पास ये उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन
जो फिज़िकली हम चीज़ मेज़र करते हैं वो तो प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इन कोएफ़िशिएंट्स का स्क्वायर होती है। तो सी का स्क्वायर लिया तो वो ये आता है, और बी का स्क्वायर लिया तो वो ये आता है। इसमें हमारे जो K1 और K2 जो थे वो आपको याद है, ये हम इस फ़ॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, जिसमें V2 और V1 जो है वो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू है स्टेप के राइट और लेफ्ट पे, बाउंड्री के राइट और लेफ्ट पे। तो अगर हमारा V2 बड़ा है V1 से, तो K2 जो है वो K1 से स्मॉल होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इन रीजन 2 विल बी स्मॉलर देन वेलोसिटी इन रीजन 1। रीजन 2 में क्योंकि वेलोसिटी थोड़ी है, तो इसका मतलब है हमारे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी रीजन 2 में ज़्यादा होगी और रीजन 1 में वेलोसिटी ज़्यादा, तो उसमें उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यानी हमारा पार्टिकल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो बाउंड स्टेट्स के लिए हम जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ चूज़ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ में हमारे पास इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको कि यूजुअली हम 1 लेते हैं, ए मॉड स्क्वायर से हम ज़ाहिर करते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव की प्रोबेबिलिटीज़ बी मॉड स्क्वायर होगी और ट्रांसमिटेड वेव की प्रोबेबिलिटी सी मॉड होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करें, हम करंट डेंसिटीज़ को यूज़ करते हैं, जो कि जे आई, जे आर और जे टी से हम रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं। जब हमारे दोनों रीजन्स में मासेस डिफरेंट होते हैं, तो फिर हमारे जो हैं वो कोएफ़िशिएंट ऑफ कोएफ़िशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या निकलते हैं। अब हमें वेव फंक्शन तो हमारा वही है जो हमने रीजन 1 और 2 के लिए हासिल किया था, लेकिन बाउंड्री कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। हमारा एक तो कंडीशन वो है कि साई कंटीन्यूअस है, लेकिन अब क्योंकि मासेस डिफरेंट है दोनों रीजन्स में, तो हम सिर्फ़ डेरिवेटिव की बजाय 1/m टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ साई लेंगे। ये 1/m कहाँ से आया? तो आपको याद होगा, हमारा करंट जो-सा है वो E टाइम्स मोमेंटम बाय मास होता है, और मोमेंटम में हम की जगह पे हम स्पेस डेरिवेटिव लगा देते हैं। इसको नियरली इक्वल करना चाहिए था, क्योंकि उसमें मैंने आयोटा और एच कट ड्रॉप कर दिए हैं। तो आयोटा, एच कट और ई तो कांस्टेंट है, तो 1/m d/dx को कंटीन्यूअस रखने का मतलब है कि हम अपना करंट को कंटिन्यूटी भी चाहते हैं बाउंड्रीज पे। तो अगेन हमने को एक्स नॉट पुट किया, जो कि 0 रखें, तो हमारे पास साई को कंटिन्यूअस रखने से बाउंड्री कंडीशन ये आती है, और साई प्राइम यानी उसके डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस रखने से ये कंडीशन आती है। ए को 1 पुट कर लें तो हमारी कंडीशंस ये बन जाती हैं। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक मास के फैक्टर्स जो कि पहले कैंसल हो गए थे, वो कैंसल नहीं हुए। तो यहाँ से हमारे पास सी और पी की वैल्यूज़ ये आती हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ जो कि सी स्क्वायर और बी स्क्वायर हैं वो ये आती हैं। इसमें ये जो मास का फैक्टर आया है एक्स्ट्रा, इसने हमें एक एक्स्ट्रा फ्रीडम दे दी है। क्यों? क्योंकि ये जो इफ़ेक्टिव मास है वो डिस्पर्शन रिलेशन पे डिपेंड करता है, और हम ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ को अपनी मर्ज़ी से जो-सा है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, अगर हम कोई डिवाइस डिज़ाइन करना चाहें, प्रोवाइडेड कि हम पोटेंशियल्स में मासेस जो हैं, इफ़ेक्टिव मासेस को कंट्रोल कर लें।